U151 हिंदी। अध्याय 1501 रूज। ऐसा नहीं होना चाहिए। मो हुआ को उस समय की याद आई जब वह 10,000 राक्षसों की घाटी में फंसा हुआ था, या तो निराश या बेचैन, बिना किसी दृढ़ संकल्प के, बस मो हुआ द्वारा दिए गए झटकेदार खाने को चबाता हुआ। उसने सोन जियान की ओर देखकर चुपचाप अपना सिर हिलाया। सेवक गोल्ड संप्रदाय चतुर लोगों से भरा हुआ है। सोन जियान की बुद्धिमत्ता और रणनीति के स्तर के साथ वह संभवतः सत्ता में कैसे आ सकता है? एल्डर बनना पहले से ही काफी सभ्य बात है। मो हुआ ने फिर उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। संप्रदाय में वापस लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए यूएर को कुछ प्रशिक्षण दिया, फिर अपने कमरे में लौट आए, कुछ समय के लिए अपने पाठों की समीक्षा की, और जब दोपहर 1 बजे का समय आया तो उन्होंने ताओवादी स्तंभ पर प्रशिक्षण का अभ्यास जारी रखा। एल्डर मास्टर जून द्वारा दी गई द्वितीय श्रेणी 18 पैटर्न संरचना में उन्होंने लगभग महारत हासिल कर ली थी। अब वह 19 पैटर्न संरचना का अभ्यास कर रहा था। 19 पैटर्न्स वास्तव में द्वितीय श्रेणी का उच्च स्तरीय प्रारूप है। यह एक सामान्य द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर के नियंत्रण की सीमा भी है। एक सामान्य फॉर्मेशन मास्टर के लिए 19 पैटर्न फॉर्मेशन सीखने के लिए धीरे धीरे इसे समझने, अभ्यास और अनुसंधान के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन मो हुआ के लिए 19 पैटर्न संरचना व्यावहारिक रूप से 18 पैटर्न संरचना से अलग नहीं है। चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ से लाभान्वित होने, अपनी दिव्य अनुभूति के मजबूत आधार तथा ध्यान तकनीक से शीघ्र स्वस्थ होने के कारण उनके निर्माण अभ्यास की मात्रा नियमित निर्माण गुरुओं की तुलना में लगभग 10 गुना या दर्जनों गुना अधिक है। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है और स्वयं उनकी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है। दिव्य इंद्रिय उदात्तीकरण के बाद, जो कि महान दाव के करीब दिव्यता का मिश्रण है, गठन के बारे में उनकी समझ और भी अधिक पारदर्शी हो जाती है। इसके अलावा एल्डर मास्टर जून के मार्गदर्शन से जब तक दिव्य भावना मौजूद है, इस तरह का सामान्य गठन, भले ही यह उच्च श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का 19 पैटर्न का गठन ही क्यों न हो, वह इसे तेजी से सीख लेता है। 19 पैटर्न निर्माण का अभ्यास भी दिव्य भावना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। लेकिन यह वृद्धि अभी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 19 पैटर्न के परे 20वें पैटर्न की महान बाधा है, जो स्वर्गीय खाई द्वारा अलग की गई है। इसके अलावा प्रगति के प्रत्येक चरण के लिए विशाल मात्रा में दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। मो हुआ ने हल्की सी आह भरी। ये वास्तव में बहुत धीमी है। इस गति से मुझे डर है कि मैं एल्डर मास्टर जून को कोई आश्चर्य नहीं दे पाऊंगा। उसे अभी भी कुछ अन्य तरीके खोजने की जरूरत है। मो हुआ ने एक पल सोचा और तुरंत गु चांगहुआई को संदेश भेजा। अंकल गु, मंगनी कैसी चल रही है? जल्द ही, गु चांगहुआई ने परेशान होते हुए अपनी गलती सुधारी। यह मैचमेकिंग नहीं है, यह एक मामले की जांच है। हम एक मामले की जांच कर रहा हूं। कुछ सुराग हैं। मो हुआ की आंखें चमक उठी। क्या सुराग? गु चांगहुआई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी चाची की तरफ से। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। मो हुआ ने साहपूर्वक आश्वासन दिया। गु चांगहुई ने आह भरी, फिर कहा, हुआ नाम की उस महिला से मैंने मिलने की पहल की, उसने मना नहीं किया। हम मो हुआ ने सिर हिलाया। अंकल गु ने आखिरकार कुछ प्रगति दिखाई। फिर भी प्रशिक्षक हुआ ने इतनी सरलता से सहमति दे दी कि मो हुआ को थोड़ा संदेह हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है कि अंकल गु के चेहरे के कारण ही उस महिला ने मना नहीं किया। आखिरकार चाहे पुरुष हो या महिला, सुंदर दिखना सचमुच अच्छा ही होता है। गु चांगहुआई ने आगे कहा, मैंने उस महिला को 100 फ्लावर्स सिटी के एक रेस्तरां के निजी कमरे में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान मैंने धैर्यपूर्वक उसके साथ बीच बीच में बातचीत की, लेकिन इससे मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। यह महिला अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान रखती थी, बिना कोई निशान छोड़े बात करती थी। जाहिर है कि वह काफी सतर्क थी। जब महत्वपूर्ण विषय उठते थे तो वह या तो संकोची होने का नाटक करती थी और बिना बोले मुस्कुरा देती थी, या फिर नखरेबाज व्यवहार करती थी, अपना सिर हिलाती थी और आंखें झपकाती थी, जो वाकई बहुत परेशान करने वाला था। मो हुआ, उन्होंने उस समय के दृश्य की कल्पना की और आंतरिक रूप से आलोचना की। संकोची होने का दिखावा करना, बिना बोले मुस्कुराना, सिर हिलाना और आंखें झपकाना, क्या यह आपके प्रति सद्भावना नहीं दर्शाता? अफसोस की बात है कि अंकल गु, जो बहुत लंबे समय से सुपरवाइजर हैं, उनका दिमाग दूसरों से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उस प्रशिक्षक हुआ ने सचमुच एक अंधे आदमी पर अपनी मोहक निगाहें फेंकी। तो फिर क्या? मो हुआ ने फिर पूछा। इसके बाद मैंने उसे वापस संप्रदाय में भेज दिया।
गु चांगहुआई ने कहा। मो हुआ ने कहा, बस इतना ही। गु चांगहुआई, तुम्हें और क्या चाहिए? ठीक है, मो हुआ ने आह भरी, तो फिर सुराग। निश्चित रूप से इससे ज्यादा कुछ है। गु चांगहुआई ने कहा। खाने के दौरान उसने अनजाने में कुछ शब्द कह दिए। कौन से शब्द? गु चांगहुआई, मैंने उससे पूछा, जब वह संप्रदाय में नहीं पढ़ा रही होती तो वह आमतौर पर क्या करती है? उसने बताया कि साधना, पाठ तैयार करना, कभी कभी कुछ बहनों के साथ फूल खरीदने जाना, फूलों की गोलियां बनाना या बाईजियांग मंडप में जाकर कुछ रूज खरीदना। मो हुआ ने मन ही मन इन शब्दों पर विचार किया, फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये तो बहुत सामान्य बातें हैं, है न? ये शब्द वाकई बहुत साधारण हैं। गु चांगहुआई ने कहा, लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो उसका स्वर थोड़ा बदल गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई और उसकी निगाहें अवचेतन रूप से इधर उधर हो गईं, मानो उसे अचानक किसी ऐसी बात का एहसास हो गया हो जिसका जिक्र उसे नहीं करना चाहिए था। समस्या शब्दों में नहीं है, बल्कि समस्या उसका व्यवहार है। और वह व्यवहार क्षणभंगुर था। बाद में उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, वह मुझसे अधिक गर्मजोशी से पेश आने लगी, यहाँ तक कि जानबूझकर मेरे करीब आए और मेरे लिए शराब पिलाए। स्पष्ट रूप से वह अपनी बातों से मेरा ध्यान हटाने के लिए अपनी शक्ल का इस्तेमाल कर रही है। मो हुआ एक क्षण के लिए रुक गया। एक पल के लिए उसे सचमुच लगा कि अंकल गु बहुत प्रभावशाली थे। उत्सुकता से निरीक्षण करना, शांत रहना, आकर्षण से अप्रभावित रहना। क्या आप जानते हैं कि कौन से शब्द समस्याजनक हैं? मो हुआ ने पूछा। गु चांगहुई ने सिर हिलाया। बाईजियांग मंडप। बाईजियांग मंडप। गु चांगहुआई ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, मुझे ध्यान से याद है, जब उसने ये 3 शब्द कहे थे तो उसकी अभिव्यक्ति सामान्य थी, लेकिन बाद में वह स्पष्ट रूप से रुक गई। फिर तुरंत उसे एहसास हुआ कि उसे ये 3 शब्द नहीं कहने चाहिए थे और उसने इसे छिपाने की कोशिश की। क्या 100 फ्लावर्स सिटी में बाईजियांग मंडप है? मो हुआ ने पूछा। हाँ, गु चांगहुआई ने कहा, मैंने गुअन और गु क्वान से जांच करवाई थी। 100 फूलों वाले शहर में 4 बाईजियांग मंडप हैं, लेकिन वह महिला आमतौर पर केवल एक में ही जाती है, और इस बाईजियांग मंडप को बाईजियांग मंडप के नाम से भी जाना जाता है। बाईजियांग मंडप। मो हुआ ने सोचा, फिर पूछा, क्या इस बाईजियांग मंडप में कोई समस्या है? ऊपर से तो कोई समस्या नहीं है, गु चांगहुआई ने कहा, तो मैंने इसे एक सुराग की तरह इस्तेमाल किया और उस महिला की फिर से जांच की। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद गु चांगहुआई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। वह महिला जिसका उपनाम हुआ है, हर 10 दिन या आधे महीने में रूजे और पाउडर खरीदने के लिए बाईजियांग मंडप जाती थी। खरीदने के बाद वह जल्दबाजी में संप्रदाय में वापस नहीं लौटती, बल्कि 100 फूलों की घाटी की गाड़ी लेती है और 100 फूलों के शहर से निकल जाती है, संप्रदायों से सटे कई अमर शहरों से गुजरती है और बाहर की ओर बढ़ती है, कियानेक्स्यू राज्य की सीमा को छोड़ देती है। इसके बाद वह पास के कुछ छोटे अमर शहरों से होकर गुजरेगी, फिर किंगजोऊ शहर से ताओवादी न्यायालय के प्रवेश द्वार से गुजरते हुए कियानेक्स्यू राज्य की सीमा पर वापस आएगी और 100 फूलों की घाटी में वापस आएगी। मो हुआ कुछ उलझन में था, वह इतना बड़ा घेरा बनाकर क्या कर रही है? रूजा खरीदना, गु चांगहुई ने कहा। मो हुआ को थोड़ा अविश्वास हुआ, सिर्फ रूजा खरीदने के लिए? गु चांगहुआई, हाँ, मैंने बाद में फिर से जांच की और पाया कि उसने हर अमर शहर से कमोबेश अलग अलग प्रकार के रूजे और पाउडर खरीदे थे। मो हुआ ने सोचा, ये संदिग्ध लगता है। गु चांगहुआई ने आह भरी, पहले तो मुझे भी लगा कि यह संदिग्ध है, लेकिन फिर मैंने अपनी चचेरी बहन से पूछा तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने कहा कि औरतें ऐसी ही होती हैं, उन्हें बस इतना सा रूजा और पाउडर खरीदना होता है। मो हुआ, तो क्या कोई और सुराग है? मो हुआ ने फिर पूछा। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे उपद्रव के बाद ये सिर्फ इस प्रशिक्षक हुआ पर आकर खत्म हो जाए कि उसे रूजा और पाउडर खरीदना पसंद है। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, समय कम था और मुझे सीमित जानकारी मिली। इतना कुछ होना पहले से ही बुरा नहीं है, इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हैं? बहरहाल, गु चांगहुआई ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए संदेश भेजा। एक आखिरी बात है जो कुछ हद तक संदिग्ध है। वह महिला बाईजियांग मंडप से निकलने के बाद एक चक्कर लगाकर 100 फूलों की घाटी में वापस लौटी। जिन छोटे अमर शहरों से वह गुजरी उनमें से एक मिस्टवाटर शहर था। मो हुआ ने भौहें उठाईं। मिस्टवाटर सिटी, मिस्टवाटर सिटी जहां ये परिवार रहता है, वही मिस्टवाटर सिटी भी है जहां से होकर मिस्टवाटर नदी बहती है। ऐसे सुरागों से संबंध बनने लगते हैं, लेकिन गु चांगहुआई की ओर से भी अधिक जानकारी नहीं मिली।
आखिरकार उसने हुआ रुयु के साथ केवल एक बार भोजन किया था और बहुत ज्यादा बात नहीं की थी। इन सुरागों को प्राप्त करना पहले से ही काफी अच्छा था। अंकल गु, आपको कुछ और बैठकें आयोजित करनी चाहिए, शायद आप कुछ और सीख सकें, मो हुआ ने प्रोत्साहित किया। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, मैं और अधिक व्यवस्था नहीं करूंगा। क्यों? मो हुआ हैरान था। ये खाना, डेट और मामले की जांच पड़ताल हो सकती है। एक ही कदम से 3 चीजें हासिल करना, क्या ये बढ़िया नहीं है? अगर तुम जाना चाहते हो तो खुद चले जाओ। मेरे पास अभी समय नहीं है, कुछ दिनों में मैं मिस्टवाटर सिटी जाऊंगा। गु चांगहुआई ने कहा। मो हुआ ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगा अंकल गु, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम क्यों जाना चाहते हो? गु चांगहुआई ने पूछा। वरिष्ठ बहन ये जिनकी मौत का असली कारण पता लगाना और उन्हें न्याय दिलाना, मो हुआ ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। ये सुनकर गु चांगहुआई को एक दाव दरबारी कैनन के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए संदेह का आभास हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। ये बच्चा मो हुआ हालांकि बुरे दिल का नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वह गर्मजोशी से भरा अच्छा इंसान भी नहीं है। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के 100 फ्लावर वैली की एक महिला शिष्य की मृत्यु के बारे में इतना चिंतित क्यों है? 100 फ्लावर वैली का मामला ताइक्सु गेट के एक शिष्य से क्या संबंध है? बहुत संदेहास्पद। गु चांगहुआई ने संदेश भेजा, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? ईमानदारी से बताएं, इसकी जांच करने का आपका असली कारण क्या है? मो हुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन ऊपरी तौर पर वह गंभीर बनी रही। ये वास्तव में वरिष्ठ बहन ये जिनको न्याय दिलाने के लिए है। वेदी, राक्षस, दुष्ट आत्माएं, ये सब तो बस आकस्मिक हैं। इसके अलावा उसने सीनियर सिस्टर ये जिन, जो 100 फूलों की घाटी में एक आधे कदम की भयंकर भूत थी, से बदला लेने का वादा किया था। कुछ बातें हल्के में नहीं कही जा सकती। एक बार बोल देने के बाद व्यक्ति कर्म में उलझ जाता है और शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं है कि यह सीनियर सिस्टर ये जिन को न्याय दिलाने के लिए है। ये देखकर कि मो हुआ कुछ नहीं बोलेगा, गु चांगहुआई ने उसे छोड़ दिया। यदि उससे शब्द भी निकलवा लिए जाएं तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि चालाक मो हुआ सच बोल रहा है या नहीं। उसे रहने दो। 10 दिन के आराम के दिन ताओवादी दरबार में आओ। नहीं, मुझे ढूंढने के लिए गु परिवार के पास जाओ, मैं तुम्हें मिस्टवाटर शहर ले जाऊंगा, गु चांगहुआई ने कहा। मो हुआ को बहुत खुशी हुई और उसने बार बार सिर हिलाया। ओह धन्यवाद अंकल गु, और आंटी की तरफ भी याद रखना। गु चांगहुआई वास्तव में एल्डर गु होन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे फिर से दोहराया। चिंता मत करो, मेरा अपना रास्ता है, मो हुआ ने आश्वासन दिया। तभी गु चांगहुआई को राहत महसूस हुई। इसके बाद मो हुआ कुछ और दिनों तक संप्रदाय में रहा, कक्षाओं में भाग लिया, राक्षसों का शिकार किया और आकृतियां चित्रित की। जल्द ही 10 दिन का विश्राम शुरू हो गया। पूरी तरह तैयार होने के बाद वह सुबह सुबह गु परिवार के पास गया। गु परिवार में पहुंचने पर चाची वान का अभिवादन करने और कुछ पेस्ट्री खाने के बाद मो हुआ गु चांगहुआई को खोजने के लिए अध्ययन कक्ष में चला गया। गु चांगहुआई के अलावा वहां 2 अन्य लोग भी थे। ये देखकर मो हुआ बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, छोटे भाईयान, छोटे भाई क्वान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। गुअन और गु क्वान ने भी हाथ जोड़कर सलामी दी और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार युवा गुरु। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप भी जा रहे हैं? हाँ, गुअन ने सिर हिलाया, चूंकि हम एक मामले की जांच कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा सुराग, और हम युवा मालिक के कामों में भी मदद कर सकते हैं। वास्तव में मो हुआ को आते देख गु चांगहुआई ने सीधे कहा, चलो चले। जितनी जल्दी हम जाएंगे उतनी ही जल्दी वापस भी आएंगे, देर मत करो। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद समूह गु परिवार की गाड़ी में रवाना हुआ। गु परिवार को छोड़कर गाड़ी सीधे चली गई, किंगजो शहर से गुजरते हुए, मिस्टवाटर नदी के रास्ते से होते हुए मिस्टवाटर शहर की ओर बढ़ गई। गु परिवार की गाड़ी बहुत तेज थी, रास्ते में पड़ने वाले किसी भी छोटे अमर शहर में नहीं रुकी। लगभग 1 घंटे बाद वे मिस्टवाटर शहर पहुंच गए। मिस्टवाटर सिटी में एक वाटर इंसेंस पवेलियन था, जहां रूज और पाउडर बेचा जाता था। ठीक उसी 100 फ्लावर्स वैली में जहां हुआ रुयु नामक प्रशिक्षक ने मिस्टवाटर सिटी से होते हुए सौंदर्य प्रसाधन खरीदे थे। जल धूप मंडप में प्रवेश करने वालों में अधिकांश महिलाएं थीं। यदि पुरुष भी थे तो वे महिलाओं के साथ अंदर जाते थे, और पुरुष साधकों के लिए ऐसी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों में अकेले प्रवेश करना दुर्लभ था।
मो हुआ ने गु चांगहुई पर नजर डाली, फिर गु एन और गु क्वान पर, और पूछा, हम कैसे जांच करें? वे चारों, जिनमें 3 वयस्क पुरुष और एक युवा लड़का भी शामिल था, हर जगह घुसकर सवाल पूछते तो निश्चित रूप से संदेह होता। गुआन ने फिर कहा, मैं कुछ महिला अधिकारियों को जानती हूँ। वे प्रतिष्ठित परिवारों से हैं और विश्वसनीय हैं। मैंने उनसे कॉस्मेटिक की दुकान पर आकर कुछ जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा है। वे बाद में यहाँ आएंगी। मो हुआ हैरान रह गया, उसने गुआन की ओर देखा, कुछ हद तक चौंक गया। ये वाकई दिखाता है कि दिखावे से किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसने सोचा होगा कि ईमानदार और स्थिर छोटे भाई अन के इतने रिश्ते होंगे? फिर उसने गु चांगहुआई की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। तात्पर्य यह था कि छोटे भाई अन को देखिए, जो एक प्रवर्तन नेता है और कई महिला अधिकारियों को जानता है, जबकि आप अंकल गु, जो एक पर्यवेक्षक है, एक भी महिला साधक को नहीं जानते। मो हुआ ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, लेकिन गु चांगहुआई ने उसकी अभिव्यक्ति देखकर काफी हद तक समझ लिया कि उसका क्या मतलब था, और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। हालांकि गुअन और गु क्वान के सामने उसने मो हुआ के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद 2 महिलाएं आईं। दोनों के पास फाउंडेशन स्थापना साधना थी और उन्होंने ताओवादी दरबार के आधिकारिक वस्त्र नहीं पहने थे, बल्कि सुंदर पोशाकें पहनी थीं, जो सम्मानित परिवारों की सामान्य सौंदर्य प्रेमी महिलाओं की तरह थीं। दोनों महिलाओं ने पहले गु चांगहुआई को सलाम किया और फिर गुअन का अभिवादन किया। गुअन मुस्कुराया और कहा, मैं ये काम आप दोनों महिलाओं को सौंपता हूं। दोनों महिला अधिकारियों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये हमारा कर्तव्य है। इसके बाद दोनों महिला अधिकारी हाथ में हाथ डाले जल धूप मंडप में चली गईं, जबकि गुअन और गु क्वान ने दुकान के बाहर जानकारी एकत्र की। मो हुआ और गु चांगहुआई ने एक चाय घर की तलाश की, गपशप करते हुए चाय पी और पाइन नट्स खाए। 1 घंटे से अधिक समय के बाद सभी लोग चाय घर में पुनः एकत्र हुए, एक निजी कमरा लिया और एकत्रित खुफिया जानकारी को संकलित किया। वाटर इंसेंस पवेलियन का मालिक एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक कल्टीवेटर है, थोड़ा मोटा है और मिस्टवाटर सिटी का मूल निवासी है। हमने उससे पूछा कि क्या उसका रूजर अच्छा है, और उसने शेखी बघारी कि उसका रूजर मिस्टवाटर शहर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। न सिर्फ स्थानीय कुलीन महिलाएं उसके सौंदर्य प्रसाधन खरीदने आती थीं, बल्कि कियानशुए राज्य के बड़े बड़े परिवारों और संप्रदायों की महिलाएं भी अक्सर उससे रूजर खरीदने आती थीं। मैंने कहा कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, तो उसने कुछ लोगों की सूची बनाई, जिनमें सोफूल संप्रदाय की एक महिला बुजुर्ग भी शामिल थी। ज्येष्ठ, मुझे लगता है कि वह बड़ा चढ़ाकर कह रहा है और जानबूझकर प्रशिक्षक को बुजुर्ग कह रहा है। मो हुआ ने सिर हिलाया। महिला अधिकारी ने आगे कहा, हमने इस मौके का फायदा उठाकर 100 फ्लावर्स वैली की महिला बुजुर्ग के बारे में पूछा। पता चला कि यह महिला बुजुर्ग कभी कभार सौंदर्य प्रसाधन खरीदने आती है। इसके अलावा वह न सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन खरीदती है, बल्कि जब भी उसे सुंदर युवतियां दिखती हैं, तो वह उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास जाती है। वह खुद भी बेहद खूबसूरत है और सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में काफी जानती है, और उसका मेकअप भी लाजवाब है। इसके अलावा 100 फ्लावर्स वैली की एक बुजुर्ग होने के नाते वह इन युवतियों से आसानी से घुल मिल जाती है। मालिक ने कहा कि अगर वे एक दूसरे से मिल गए तो 100 फूलों की घाटी की यह महिला बुजुर्ग कुछ लड़कियों को कियानिक्सुए की 12 धाराओं में शामिल होने की सिफारिश भी कर सकती है, जिनमें से 100 फूलों की घाटी है। क्या आप 100 फूलों की घाटी में शामिल होने की सिफारिश कर रहे हैं? मो हुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गु चांगहुई की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गहरी हो गई। अमर शहरों में कॉस्मेटिक दुकानों में घूमने वाली इस प्रशिक्षक हुआ के शायद छिपे हुए इरादे हैं। यही वह सारी जानकारी है जो हमने एकत्र की है, दोनों महिला अधिकारियों ने कहा। गु क्वान ने बीच में कहा, मैंने पास के कुछ दुकानदारों से पूछा था और सचमुच कभी कभी सैकड़ों फूलों से सजी एक शानदार गाड़ी जलधूप मंडप के बाहर रुकती थी। ये गाड़ी संभवतः 100 फ्लावर्स वैली से है, लेकिन गाड़ी बंद है, इसलिए बाहर से अंदर देखना व्यावहारिक रूप से असंभव है। और थोड़ी देर रुकने के बाद हर बार लगभग आधे घंटे के लिए गाड़ी मिस्टवाटर सिटी से निकल जाती और मिस्टवाटर नदी के साथ ऊपर की ओर बढ़ जाती। उनके विवरण के आधार पर मैंने गाड़ी का स्वरूप लगभग पुनः निर्मित कर लिया है। अल्पविराम। इसके बाद सभी ने कुछ खंडित भिन्न भिन्न छोटी छोटी जानकारियां साझा की। ये जानकारी उपयोगी नहीं भी हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।
जानकारी साझा किए जाने के बाद गु चांगहुआई ने सिर हिलाया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। फिर उसने गुअन की ओर सिर हिलाया। गुअन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं दोनों महिलाओं को ले जाऊंगा और धन्यवाद उपहार के रूप में कुछ सौंदर्य प्रसाधन खरीदूंगा। दोनों महिला अधिकारियों ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया, जाहिर है वे बहुत खुश थीं। इसके बाद गुअन ने दोनों महिला अधिकारियों को वहां से ले जाया। गु क्वान ने एक जेड पर्ची निकाली और सावधानीपूर्वक संबंधित जानकारी दर्ज की, ताकि कोई भी मामूली लेकिन संभावित रूप से महत्वपूर्ण विवरण नजरअंदाज न हो जाए। जब गुएन वापस आया तो गु चांगहुई ने विचारमग्न दृष्टि से देखा। गुअन ने भौहें चढ़ाई और कहा, पर्यवेक्षक, ये प्रशिक्षक हुआ वास्तव में संदिग्ध लगता है। गु चांगहुआई ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि यह एक मुद्दा है, लेकिन जैसा कि यह है, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, यहां तक कि स्पष्ट सुराग भी नहीं है। गु क्वान ने कहा, हाँ, आप देख सकते हैं कि वह अपने कार्यों में सतर्क है और अपने इरादों को समझने के लिए कोई भी स्पष्ट खामी नहीं छोड़ती है। गुअन ने कुछ देर तक सोचा, बिना अधिक समझे, फिर गु चांगहुआई से पूछा, हमें आगे कहां से शुरू करना चाहिए? गु चांगहुआई ने एक पल सोचा और कहा, मिस्टवाटर नदी के किनारे गाड़ी के रास्ते पर चलो। हम भी जाकर देखते हैं। सांप बिना निशान छोड़े नहीं रेंग सकता। ये कहकर उसने मोहुआ की ओर देखा। मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। फिर सभी लोग मिस्टवाटर सिटी से निकल पड़े, गाड़ी को मुख्य सड़क के साथ अगले स्थान तक ले गए तथा रास्ते में किसी भी संभावित सुराग के लिए सतर्क नजर बनाए रखी। फिर भी काफी देर तक देखने के बाद अगले शहर युनशुई शहर पहुंचने पर भी कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाई और कहा, चलो आगे बढ़ते रहें। लेकिन मोहुआ ने कहा, एक मिनट रुको। गु चांगहुआई चौंक गया। मोहुआ ने अपने स्वामी द्वारा छोड़े गए तांबे के सिक्के को महसूस किया और अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली, चुपचाप अपनी दिव्य इंद्रियों से गणना करने का आग्रह किया। कुछ क्षण बाद मोहुआ ने अचानक अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा, उसकी निगाहें चमक रही थीं। हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अपने कदम पीछे खींचने चाहिए। हमारे कदम पीछे हटें? गु चांगहुई ने पूछा। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, जिस रास्ते से हम आए हैं उसमें कुछ समस्याएं हैं। कार्य कारण का धागा एक खंड के लिए टूट गया था। शुई शहर से मिस्टवाटर शहर वापस जाते समय उन्होंने गाड़ी नहीं ली। मोहुआ अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर अपनी उंगलियों को हल्के से भींचते हुए चल रहा था। फिर मानो साझा समझ के साथ वह आगे बढ़ने लगा। गु चांगहुआई और अन्य दो चुपचाप पीछे पीछे चले गए। गु क्वान फुसफुसाए बिना नहीं रह सका, पर्यवेक्षक यंग मास्टर मो मार्ग की पहचान कैसे कर रहे हैं? वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सका। गु चांगहुआई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, बस साथ चलो। हाँ, गु क्वान ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गु चांगहुआई ने चुपचाप मोहुआ की ओर देखा, जो एक धार्मिक ठग की तरह सामने से अकड़कर चल रहा था, और मन ही मना भरी। इससे पहले भी वह इस बच्चे मोहुआ को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह उसे और भी कम समझता है। ये अजीब कौशल कौन जानता है उसने इन्हें कहाँ से सीखा। मोहुआ आगे बढ़ता रहा, कभी आत्मविश्वास से भरा, कभी रुककर इधर उधर देखता, कभी दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके कारणों और प्रभावों को समझता। कुछ देर चलने के बाद वह अचानक रुक गया और सड़क किनारे एक छोटे से उपवन की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ कार्य कारण की रेखा यहीं समाप्त हो जाती है। या यूं कहें कि किसी चीज ने निशानों को धुंधला कर दिया है, जिससे कार्य कारण का निष्कर्ष ही खत्म हो गया है। ये छोटा सा ग्रोव बहुत संदिग्ध है। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, चलो वहां जाकर देखते हैं। तुम पीछे रहो, सावधान रहो। मोहुआ ने सिर हिलाया। उसे इस स्थिति पर अच्छी पकड़ थी। अंकल गु के यहाँ होने से वह आलसी हो सकता था। अगर उसे खुद ऐसा न करना पड़े तो वह ऐसा नहीं करता। गु चांगहुआई आगे आगे चलकर उपवन की ओर बढ़ रहा था। मोहुआ आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चला, गु चांगहुआई को ढाल के रूप में मानता रहा। गुएन और गु क्वान ने दोनों ओर से मोहुआ की रक्षा की। वे चारों इसी संरचना में उपवन की ओर बढ़े। लगभग 30 मिनट चलने के बाद पेड़ कम हो गए और आगे एक छोटी सी सराय दिखाई देने लगी। सराय कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण दिख रही थी और एक सुदूर स्थान पर थी, मिस्टवाटर नदी की शाखा से ज्यादा दूर नहीं, जहां पानी धीरे धीरे बहता था। सराय के सामने एक अस्तबल था जिसमें 2 घोड़े और एक साधारण सी दिखने वाली गाड़ी थी। मोहुआ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर कुछ उलझन थी। एक सराय,
इतनी दुर्गम जगह में उन्होंने सराय बनाई। इसके अलावा वह घने जंगल के बीच छिपा हुआ था, मानो उसे पकड़े जाने का डर हो। गु चांगहुआई ने अपनी दिव्य इंद्रिय मुक्त की, संक्षेप में देखा और फिर कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ, गुएन और गु क्वान ने सिर हिलाया। जैसे ही वे करीब पहुंचे, सराय में प्रवेश करने से पहले ही एक बड़ा आदमी अचानक प्रवेश द्वार से बाहर आया। उसका चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ था, उसकी आंखों में भयंकर चमक थी और वह उन पर चिल्ला रहा था। तुम लोग क्या कर रहे हो? गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति शांत रही। हम यात्रा कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ एक सराय है और कुछ घोड़े किराए पर लेना चाहते हैं। यात्रा? बड़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं। उसकी नजरें गु चांगहुआई और बाकियों पर घूम रही थीं। फिर उसने साफ कहा, 10,000 स्पिरिट स्टोन्स की जमानत। किराया प्रति घोड़ा प्रतिदिन 100 स्पिरिट स्टोन्स है। अगर घोड़ा मर जाता है तो जमानत वापस नहीं की जाएगी। गु चांगहुआई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है? अगर तुम्हें लगता है कि यह महंगा है तो किराया मत लो। बड़े आदमी ने अधीरता से कहा, तुम किसी कुलीन परिवार के युवा मालिक जैसे दिखते हो। क्या तुम 10,000 स्पिरिट स्टोन भी नहीं खरीद सकते? गु चांगहुआई की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। ठीक है। बड़े आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया, आत्मा के पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें घोड़े दे दूंगा। जल्दी मत करो, गु चांगहुआई ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यात्रा बहुत थका देने वाली रही है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा आराम करना और चाय पीना चाहेंगे। बड़े आदमी का चेहरा खट्टा हो गया। चाय नहीं, सिर्फ घोड़े। मुझे स्पिरिट स्टोन दो और जल्दी से घोड़े ले जाओ। गु चांगहुआई ने शांति से कहा, आप एक सराय चला रहे हैं और चाय का व्यवसाय भी नहीं करते। बड़ा आदमी एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर मुस्कुराया। चाय का व्यापार भी हो सकता है, एक बर्तन चाय के लिए 1,000 स्पिरिट स्टोन। उसने सोचा कि वह बहुत बड़ी मांग कर रहा है और गु चांगहुआई पीछे हट जाएगा। कौन जानता था कि गु चांगहुआई सिर हिलाकर कहेगा, ठीक है। बड़ा आदमी दंग रह गया। उसकी अभिव्यक्ति शत्रुतापूर्ण हो गई। आपने सही सुना, मैंने कहा था कि एक कप चाय के लिए 1,000 स्पिरिट स्टोन्स। गु चांगहुआई ने उसे तिरस्कार से देखा। क्या आपको लगता है कि यह राजसी युवक मात्र 1,000 आत्मा पत्थर नहीं खरीद सकता? गु चांगहुआई के पीछे छिपकर महुआ अपने अंदर ही अंदर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। एक कप चाय के लिए 1,000 स्पिरिट स्टोन। चाहे आपके पास कितने भी स्पिरिट स्टोन हो, आप उन्हें ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते। अंकल गु सचमुच बहुत भ्रष्ट हैं। ये सुनकर बड़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें गु चांगहुआई पर ठंडी पड़ गईं। आप यहाँ चाय पीने या घोड़े किराए पर लेने नहीं आए हैं। आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं? गु चांगहुआई ने शांति से उत्तर दिया, मैं आपको चाय पर आमंत्रित करने आया हूँ। हमें चाय पर बुलाओगी? बड़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं। गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, आपको ताओवादी दरबार में चाय के लिए आमंत्रित करने के लिए। ताओवादी न्यायालय का उल्लेख होते ही उस बड़े आदमी की आंखें क्रूर हो गईं और हत्या का इरादा भड़क उठा। जंगल, अस्तबल, सराय और टूटे हुए टॉवर से हरे प्रकाश से चमकते हुए कई खतरनाक छिपे हुए हथियार उन चारों की ओर उड़े। गुअन ने अपनी तलवार निकाली और छिपे हुए हथियारों में से एक को रोक दिया। गु क्वान ने एक और हमले को रोका और फिर मोहुआ को सामने से ढाल दिया तथा मोहुआ पर निशाना साधे हथियार को रोकने के लिए अपनी लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। गु चांगहुआई ने केवल अपना हाथ धीरे से बढ़ाया। जहर से लिपटा हथियार सीधे उसके हृदय की ओर बढ़ता हुआ हवा में ही रुक गया और फिर उसके हाथ से चूर्ण चूर्ण हो गया। अप्रभावी छिपे हुए हथियारों को देखकर कई साधक तुरंत सभी दिशाओं से बाहर निकल आए। इनमें से अधिकांश साधकों की साधना नींव निर्माण के मध्य चरण से लेकर नींव स्थापना के अंतिम चरण के बीच थी। उनकी अभिव्यक्ति उग्र और पद्धतियां कुशल थीं, जो ये संकेत देती थीं कि उन्होंने संभवतः पहले भी इस प्रकार के घात और डकैती की घटनाएं की थीं। हालांकि मोहुआ के समूह के सामने, विशेष रूप से स्वर्ण कोर क्षेत्र साधना वाले ताओवादी दरबार के दरबारी अधिकारी गु चांगहुआई के सामने, वे काफी हद तक महत्वहीन थे। गुअन और गु क्वान ने अपने दोहरे ब्लेडों को संयुक्त किया। ब्लेड हल्का और तेज था। गु चांगहुआई ने एक पवन ब्लेड को संघनित किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति चकाचौंध कर देने वाली थी। मोहुआ ने यहाँ वहाँ फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि वे अभी भी द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा के भीतर थे और गु चांगहुआई अपनी स्वर्ण कोर शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, फिर भी उन सभी को वश में करने में 10 सांसों से भी कम समय लगा। केवल एक ही व्यक्ति बच निकला, वह बड़ा आदमी था।
जब गू चांगहुआई ने अपने नंगे हाथों से छिपे हुए हथियार को कुचला तो वह बड़ा आदमी घबरा गया। उसे पता था कि गू चांगहुआई की साधना निस्संदेह असाधारण थी। भले ही वह गोल्डन कोर न भी हो, वह फाउंडेशन स्थापना शिखर पर अवश्य होगा, इसलिए वह जल्दी ही भाग गया। लेकिन मो हुआ ने उसे नहीं छोड़ा। पतली हवा से संघनित एक जल कारावास तकनीक जिसने बड़े आदमी को 2 सांसों के लिए स्थिर कर दिया। गू चांगहुआई ने हल्के से अपनी उंगली हिलाई, एक पवन ब्लेड ने उसका एक पैर काट दिया। उस आदमी के पैर से खून की धारा बहने लगी और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। संघर्ष करता रहा लेकिन उठने में असमर्थ रहा। गुअन आगे बढ़ा और ताओवादी दरबार के आत्मा बंधन ताले का उपयोग कर उसे रोक लिया। इस समय तक स्टेशन पर मौजूद सभी किसानों को पकड़ लिया गया था। गुअन और गु क्वान ने सभी साधकों को स्टेशन से घसीटकर जीर्ण शीर्ण इमारत में ले गए, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और फिर तेजी से पूछा, बोलो तुम कौन हो? किसान अपनी भौहें नीची करके चुप हो गए। गुअन ने अपनी तलवार निकाली, उसे एक किसान की गर्दन पर रख दिया और गहरी आवाज में कहा, क्या आप बोलेंगे? ब्लेड उसके शरीर पर दबा, खून रिसने लगा, लेकिन किसान ने अपने होंठ काट लिए, फिर भी कुछ नहीं बोला। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, वे ईमानदार नहीं हैं, सच बोलने से इनकार कर रहे हैं। फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्या हम यातना का प्रयोग करें? गुएन और गु क्वान चौंक गए। गु चांगहुआई की पलकें भी हल्की सी झपक गईं। गुअन ने हिचकिचाते हुए कहा, ताओवादी अदालत के यातना उपकरणों को साथ ले जाना असुविधाजनक है और हम जल्दबाजी में चले गए, कोई भी उपकरण नहीं लाए। कोई चिंता नहीं, मो हुआ उत्साहित दिखी, मैं कुछ लाई हूं। ये कहने के बाद मो हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से एक फॉर्मेशन पनिशमेंट बोर्ड निकाला और शेखी बघारते हुए कहा, ये नवीनतम मॉडल है, इसमें कई बार सुधार किया गया है और मैंने इसमें अनेक संरचनाएं जोड़ी हैं। यह 18 पैटर्न संरचना है। इससे पहले मो हुआ ने 18 पैटर्न सीखे थे, उनके उपयोग के लिए कोई जगह नहीं थी और एक क्षण की खुजली में उसने उन्हें दंड बोर्ड पर बना दिया। हालांकि उन्होंने लंबे समय से इस फॉर्मेशन पनिशमेंट बोर्ड का उपयोग नहीं किया था। आखिरकार वह पहले से ही जमीन पर था, केवल कियान लर्निंग स्टेट बाउंड्री के भीतर ही जा सकता था और उसके पास इस बोर्ड का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। मो हुआ को बहुत अफसोस हुआ। अप्रत्याशित रूप से रिहा होने के कुछ ही दिनों बाद अवसर आ गया। मो हुआ बहुत खुश था। वह लंबे समय से इस अद्यतन संरचना उपकरण की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। मो हुआ का प्रसन्न चेहरा देखकर गुअन चुप हो गया, फिर चुपचाप गु चांगहुआई की ओर देखा। गु चांगहुआई ने मो हुआ के हाथ में थोड़े परिचित लेकिन बेहतर यातना उपकरण को देखा, आह भरी और अपनी सहमति दर्शाते हुए सिर हिलाया। मो हुआ ने गुअन को ये यंत्र सौंपते हुए कहा, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करो, शायद वे ईमानदार हो जाएं। गुअन के पास लोहे का बोर्ड फर्श पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिससे एक साधक को उस पर घुटने टेकने पड़े। एक क्षण में बोर्ड चमक उठा, आध्यात्मिक शक्ति आपस में जुड़ गई और साधक ने सुअर जैसी चीख निकाली। ये देखकर अन्य साधक पीले पड़ गए और फिर मो हुआ को गुस्से से घूरने लगे। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? ओह, मैं समझ गया। मो हुआ ने एक पल सोचा और फिर उसे एहसास हुआ, तुम भाई हो, विपत्ति साझा करना चाहते हो, तुम भी इस बोर्ड का अनुभव करना चाहते हो। क्या संयोग है, मैंने परीक्षण के लिए कुछ और बनाए हैं, आप में से प्रत्येक के लिए एक एक पर्याप्त है। ये कहने के बाद मो हुआ ने अपने स्टोरेज बैग से 4 और सजा बोर्ड निकाले। इसके साथ ही साधकों का समूह मृत्यु की तरह पीला पड़ गया और मो हुआ को ऐसे देखने लगा जैसे कि वे नरक से आए दुष्ट आत्मा को देख रहे हों। जब मो हुआ ने उन्हें फिर से देखा तो वे डर से भर गए, उनकी आंखें दूर चली गईं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उससे नजर मिला सकें। मो हुआ ने संतुष्टि दर्शाते हुए सिर हिलाया। पहले उपहास करने वाले बड़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, छोड़ दे बदमाश, तू हमें कम आंकता है। अगर तू हमें मार भी देगा तो भी हमसे कुछ नहीं पाएगा। ओह, मो हुआ ने दिलचस्पी दिखाए, कठोर लोग, मुझे ये पसंद है। उसका दिव्य विचार थोड़ा सा हिल गया और बोर्ड पर घुटनों के बल बैठा साधक और भी जोर से चिल्लाया। 18 पैटर्न संरचना ऐसी चीज थी जिसे वह सहन नहीं कर सका। वह बोलना चाहता था लेकिन उस बड़े आदमी की धमकी भरी आंखें देखकर उसने अपनी जीभ तब तक काट ली जब तक वह बेहोश नहीं हो गया और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गया। इस बोर्ड की शक्ति पर्याप्त है लेकिन यातना प्रक्रिया अभी भी थोड़ी नीरस है। मो हुआ ने मन ही मन नोट किया। दूसरी ओर बड़ा आदमी मो हुआ की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देख रहा था।
हम भाई लोग हताश आदमी हैं, सिर बेल्ट से बांध कर जी रहे हैं। पूछताछ के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो, बदमाश, तुम बहुत भोले हो। बहुत भोला। तो फिर चलो कुछ कम सरल खेल खेलें। मुंह हुआ ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। चूंकि ऐसी बात है तो चलो एक खेल खेलते हैं। मुखिया ने व्यंग्यपूर्वक कहा, कौन सा खेल? मुंह हुआ ने कहा, आप सभी को एक साथ दंडित किया जाएगा। दंड बोर्ड पर घुटने टेककर मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जो भी पहले उत्तर देगा मैं उसकी सजा हटा दूंगा और उसे कष्ट से बचा लूंगा। कैसा रहेगा? मुंह हुआ ने दिलचस्पी से पूछा, तुम्हारे भाईचारे के बंधन को परखने का समय आ गया है, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम लोग मुश्किल समय में साथ रह सकते हो। मुखिया का चेहरा बदल गया। ये बच्चा, कितनी भयावह रणनीति है। मुंह हुआ ने गुअन और गुकवान की ओर देखा, दोनों समझ गए और उन्होंने दंड बोर्ड जमीन पर रख दिए और हताश डाकू साधकों को उन पर दबा दिया। मुंह हुआ ने एक एक करके संरचनाओं को सक्रिय किया। जैसे जैसे संरचना पैटर्न प्रवाहित होते गए, संरचनाओं की आध्यात्मिक शक्ति तलवारों, आग और बर्फ में बदल गई, जिससे अवर्णनीय पीड़ा पैदा हुई। डाकू किसान कागज की तरह सफेद हो गए, उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था, कुछ तो दर्द से चिल्लाने लगे। ठीक है, अब पहला सवाल सुनो। मुंह हुआ ने गंभीरता से कहा, तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया? ये प्रश्न बिल्कुल ही अप्रासंगिक था। यहां तक कि गू चांगहुआई के तीनों लोग भी एक पल के लिए अचंभित रह गए। गंभीर बातें पूछने के बजाय उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने दोपहर के भोजन में क्या खाया। हताश लोगों के समूह को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि महुआ क्या योजना बना रहा था। वे बिना कुछ बोले अपने होंठ काट रहे थे। लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि सजा बंद नहीं होगी, और तलवार, पानी और आग की बारी बारी की यातना को सहन करना आसान नहीं था। अंततः कोई बोला, हमने गोमांस खाया। मुंह हुआ ने भौहें उठाई और प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। फिर अपना हाथ हिलाया और अपना दंड बोर्ड बंद कर दिया। वह व्यक्ति बाल बाल बच गया, वह भारी सांस ले रहा था, उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। लोगों ने जब देखा कि मुंह हुआ ने वास्तव में अपना वादा निभाया है तथा केवल हानिरहित प्रश्न ही पूछे हैं, तो वे सभी अपने दिलों में झिझक गए। अब दूसरा सवाल, मुंह हुआ ने आगे कहा, आपकी उम्र क्या है? इस बार कुछ ही सांसों के बाद किसी ने उत्तर दिया, 130 वर्ष पुराना। मुंह हुआ ने सिर हिलाया और उसे सजा से बचा लिया। फिर उसने पूछा, आपका उपनाम क्या है? इससे पहले कि शब्द निकलते किसी ने उत्तर दिया, मेरा उपनाम झाओ है। मुंह हुआ ने समझौते का सम्मान किया और अपने गठन उपकरणों को रोक दिया। इसके बाद मुंह हुआ ने प्रश्नों का एक और दौर पूछा, जिनमें से अधिकतर मामूली मामले थे, जिसका उद्देश्य इन लोगों में प्रश्नों का उत्तर देने की आदत को बढ़ावा देना था। एक राउंड के बाद केवल अग्रणी जानवर ने अपने दांत काटे, कुछ नहीं कहा। मुंह हुआ ने उससे अनदेखा किया और आगे कहा, ठीक है, हम दूसरा दौर शुरू कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने सभी दंडात्मक संरचनाओं को पुनः सक्रिय कर दिया। एक क्षण में इन किसानों को, जिनके पास सांस लेने के लिए भी एक पल नहीं था, यातना के एक और दौर का सामना करना पड़ा। दूसरा राउंड, पहला सवाल। मुंह हुआ की आंखें चमक उठी, आप दांव पर कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं? यह प्रश्न थोड़ा अधिक गोपनीय था, फिर भी इसे ठीक से संभाला गया। जल्द ही कोई व्यक्ति इस गठन की सजा को सहन नहीं कर सका और बोल पड़ा, दांव में भाई मुझे विशैला छठा मास्टर नाम से सम्मानित करते हैं। मुंह हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे इस नाम का कोई आभास नहीं था। क्या ये कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है? मुंह हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया और दूसरा प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के बाद तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आप यहाँ क्यों आए थे? माहौल अचानक कुछ भारी हो गया। हताश डाकू किसानों का ये समूह चुप रहा। कुछ बातें वे कह सकते थे, लेकिन कुछ बातें वे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते थे। मुंह हुआ भी जल्दी में नहीं था। यहाँ तक कि एक ही समूह में एक साथ लूटपाट करने वाले शपथबद्ध भाई निर्दयी, दर्द के प्रति उनकी सहनशीलता अलग थी। कुछ लोग इसका सामना कर सके, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर सके। निश्चित ही एक क्षण बाद किसी ने फुसफुसाकर कहा, हमें इस स्टेशन का प्रबंधन करने का आदेश दिया गया है। प्रबंधन? मुंह हुआ ने व्यंग्य किया। चूंकि व्यक्ति बोल चुका था, वे केवल अपने दांत पीसकर कह सकते थे, ये स्थान दूरस्थ और विरल आबादी वाला है। यदि कोई मोटी भीड़ यहाँ से गुजर जाए तो हम कुछ अतिरिक्त कमा सकते हैं। आपने आदेश दिए जाने का उल्लेख किया, किसके आदेश पर? मुंह हुआ ने फिर पूछा। मैं
इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, प्रमुख बदमाश ने डांटते हुए कहा, चुप रहो। मो हुआ ने अग्रणी क्रूर व्यक्ति पर एक नजर डाली। गुअन ने उसका इरादा समझ लिया और तुरंत एक काला कपड़ा निकाला और उस जानवर के मुंह को बांध दिया ताकि वह बोल न सके। जारी रखें, मो हुआ ने कहा। किसान ने दांत पीसते हुए, दर्द सहते हुए, कांपते हुए कहा, आपने कहा था सिर्फ एक प्रश्न, लेकिन मैंने पहले ही 2 का उत्तर दे दिया है। मो हुआ को एहसास हुआ, ठीक है, दंड का प्रयोग करते समय भी व्यक्ति को अपना वचन निभाना चाहिए। दरअसल मो हुआ ने उसे छोड़ दिया और अपनी नजर बाकी बचे लोगों पर घुमाई। मैं तुम्हें जवाब देने का यह मौका दूंगा। तुरंत ही किसी ने, जो ब्लेड के काटने और शरीर में आग के पानी के प्रवेश के दर्द को सहन करने में असमर्थ था, जल्दी से कहा, यह बिग ब्रदर है। बिग ब्रदर ने हमें इस स्टेशन की रखवाली करने को कहा है। ये देखकर कि जिन भाइयों ने सवालों के जवाब दिए, उन्हें कष्ट से बचाया गया, जबकि वह अभी भी बेड़ियों में जकड़े असहनीय दर्द को झेल रहा था। लोग अभाव से नहीं बल्कि असमानता से डरते हैं। उसे अपने भाइयों के कष्ट का भय था। इससे भी अधिक, जब वह कष्ट सह रहा था तो उसे उनके आनंद का भय था। बड़े भाई ने यह भी कहा कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, बिना किसी परेशानी के, साफ सुथरे हाथों से, और कार्य के बाद बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे। साथ ही नाव पर एक रात का आनंद लेने की विशेष अनुमति भी दी जाएगी। ये सुनकर गु चांगहुआए और अन्य लोग थोड़ा भावुक हो गए। मो हुआ ने पूछा, कौन सी नाव? यह एक फूल नाव है। कौन सी फूल वाली नाव? किसान ने कहा, हम शहर से बाहर से आए हैं, हमें नाव का नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि यह गायन, नृत्य और बहुत सारी महिलाओं से भरी हुई है। आप नाव पर कैसे चढ़ते हैं? मुझे नहीं पता, जब तक कोई रास्ता न दिखाए, किसी को भी प्रवेश द्वार का पता नहीं होता और नाव पर चढ़ना असंभव है। मो हुआ ने सिर हिलाया और उसे सजा से बचा लिया, फिर मुड़कर पूछा, आपने जिस बिग ब्रदर का उल्लेख किया है, वह वास्तव में कौन है? उन्होंने मूंछों वाले, मुंह बांधे हुए प्रमुख व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कचरा नहीं होना चाहिए, है ना? अग्रणी क्रूर व्यक्ति ने मोहुआ की ओर गुस्से से देखते हुए धीमी आवाजें निकाली। नहीं, एक दागदार चेहरे वाले किसान ने कहा। मोहुआ ने पूछा, वह कौन है? जख्मी किसान चिंतित दिख रहा था। वह कहना चाहता था पर कह नहीं सका। मोहुआ ने मोटे तौर पर समझा, कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं कह दूंगा, आपको बस जवाब देने की जरूरत है। जख्मी किसान ने सिर हिलाया। तुम्हारा ये बड़ा भाई? मो हुआ की निगाहें गहरी थीं, गुप्त रूप से गणना करते हुए, क्या वह जल प्रणाली कौशल में कुशल है? जख्मी किसान ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। क्या उसने कई लोगों को मार डाला है? जख्मी किसान ने चुपचाप सिर हिलाया। तो क्या उसका शीर्षक जल यम है? मो हुआ की नजर अचानक तेज हो गई। अग्रणी पशु चिंतित और क्रोधित था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। जख्मी किसान ने उस क्रूर व्यक्ति की ओर देखा, कुछ देर रुकने के बाद धीरे से सिर हिलाया, हाँ। वास्तव में, मो हुआ की आंखें थोड़ी चमक उठीं। अंततः कुछ तो मिला। इसके बाद मो हुआ ने कुछ अन्य विविध बातें पूछी। इस यातना के बाद ये हताश डाकू किसान हताश नहीं रहे, बल्कि आज्ञाकारी होकर सब कुछ बता रहे थे। भाइयों को सुख दुख बांटना चाहिए। जो भी धीरे बोलेगा, उसे अधिक कष्ट होगा। वे स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं थे। पूछने के बाद गु चांगहुआई ने उन्हें बांध दिया, फिर गुअन और गु क्वान के साथ अलग अलग स्टेशन की तलाशी ली। गु चांगहुई के बगल में चलते हुए गुएन ने कुछ हद तक भावुक होकर कहा, युवा मास्टर मो वास्तव में चतुर हैं, उनके पास कई विचार हैं। गु चांगहुआई की निगाहें रुक गईं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति कुछ भारी लग रही थी। चतुर नहीं, बहुत चतुर। वह बच्चा अज्ञात किसके द्वारा पाला गया, किसके द्वारा प्रभावित हुआ, मासूम प्रतीत होता है, लेकिन उसकी आंखें मानव स्वभाव की अंतर्दृष्टि प्रकट करती हैं। अपने हाथ की हथेली में हताश डाकू कृषकों के इस समूह के साथ खेल रहा है। कलह बोना, अनुग्रह और दंड को मिलाना, इन डाकुओं के मुंह खोलना। ऐसे तरीके कई पुराने पर्यवेक्षक नहीं खेल सकते हैं। यदि यह बच्चा भविष्य में धर्मी ताओ का अनुसरण करता है तो सब ठीक है, लेकिन यदि वह भटक जाता है और मन को नियंत्रित करने वाला गुई ताओ और दानव साधक बन जाता है, तो वह दृश्य बिल्कुल अकल्पनीय है। गु चांगहुआई ने गहरी सांस ली। स्टेशन की गहन तलाशी ली गई। जहरीली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक छोटी सी गोली भट्टी, कुछ जहरीली जड़ी बूटियां और जहर से युक्त छिपे हुए हथियार भी मिले।
इसके अलावा वहां कई दुष्ट कलाकृतियां और कुछ सफेद हड्डियां भी थीं, जिनका मूल अज्ञात था, लेकिन वे उन दुष्ट आत्माओं की प्रतीत होती थीं जो इन डाकू साधकों के हाथों मरी थीं। उनके मांस को खुरचकर साफ किया गया था और कीमिया के लिए इस्तेमाल किया गया था। दस्यु कृषकों का ये समूह संरचना में काफी जटिल था। कुछ डाकू थे जो लोगों को मारते और लूटते थे, कुछ नशीली दवाओं के स्वामी थे जिन्होंने अपने संप्रदायों के साथ विश्वासघात किया था, और अन्य साधक थे जिन्होंने अपनी यात्रा के मध्य में ही बुरे मार्ग को अपना लिया था। वे ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित थे और वे हर जगह भागते रहे, जब तक कि उन्हें जल यम द्वारा यहाँ एकत्र नहीं किया गया। लेकिन वे जल यम के मामलों के बारे में बहुत कम जानते थे और उन्हें चुप रहने के अज्ञात तरीकों के अधीन किया गया था, जिससे वे बोल नहीं सकते थे। वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे, लेकिन उनसे पूछने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला। मो हुआ और अन्य लोगों के पास स्वयं जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलाशी के एक और दौर से पता चला कि स्टेशन के अलावा सबसे संदिग्ध क्षेत्र बाहर अस्तबल के पास था, जहां एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास गुअन को कुछ पनखुड़ियां मिलीं। ये पनखुड़ियां जमीन पर बिखरी हुई थीं, गाड़ी के पटरियों से दबी हुई, मिट्टी में मिली हुई और गंदी दिख रही थीं। लेकिन मो हुआ ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। ये 100 फूल घाटी के फूल हैं, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता। 100 फूलों की घाटी के फूल विभिन्न प्रजातियों के जीवंत समूह थे, जिन्हें मो हुआ स्पष्ट रूप से पहचान नहीं सका, लेकिन वह उनके रूपों को स्पष्ट रूप से याद कर सका। गू चांगहुआई ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कुछ आश्चर्य व्यक्त किया और मो हुआ से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये 100 फूलों वाली घाटी के फूल हैं? क्या तुम अंदर गए हो? मो हुआ ने सहज रूप से सिर हिलाया, लेकिन सिर हिलाते समय उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने ताओवादी वस्त्र पहनकर एक युवा बहन के रूप में 100 फूलों की घाटी में घुसपैठ की थी। ये तथ्य किसी को भी नहीं पता हो सकता था। नहीं, मैं वहां नहीं गई। 100 फ्लावर वैली में एक सीनियर सिस्टर ने कुछ फूल लगाए थे और मैं यूं ही उन्हें देखा। मो हुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। ओह, गू चांगहुआई ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसे कुछ भी संदेह नहीं था। चूंकि 100 फूलों वाली घाटी में पुरुष साधकों का प्रवेश सख्त वर्जित था, इसलिए मो हुआ चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, चुपके से अंदर नहीं जा सकता था। गू चांगहुई ने विचार किया, 100 फूल घाटी के फूल, हुआ रुयू की गाड़ी। इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि हुआ रुयू की गाड़ी वास्तव में इसी स्टेशन पर रुकी थी। ये कुछ अजीब था। गू चांगहुआई ने कहा, किसी को पूछताछ के लिए लाओ। हाँ, गुअन ने आदेश स्वीकार कर लिया, स्टेशन पर वापस लौटा और एक डरपोक और बातूनी डाकू साधक को चुनकर उसे गू चांगहुआई के सामने ले आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गू चांगहुआई ने शांति से कहा, क्या यहाँ अक्सर कोई गाड़ी रुकती है? डाकू किसान घबरा गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति ठंडी थी, ईमानदारी से बोलो, वरना मेरे पास तुम्हें यह इच्छा दिलाने के तरीके हैं कि काश तुम मर जाते। एक स्वर्ण कोर साधक और ताओवादी कोर्ट कैनन के रूप में अनगिनत पाप साधकों को पकड़कर या मारकर उनकी उपस्थिति में एक प्रभावशाली अधिकार था। डाकू किसान ने भयभीत भाव दिखाया और हकलाते हुए कहा, हाँ, एक गाड़ी है। गू चांगहुआई ने पूछा, किस तरह की गाड़ी? डाकू किसान ने बताया, एक शानदार गुलाबी रंग की गाड़ी जिस पर फूलों के डिजाइन बने हुए हैं। गाड़ी पर कौन सवार था? मुझे नहीं पता। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? डाकू किसान ने कहा, हर 10 दिन या आधे महीने में वह फूलों की गाड़ी आती थी, लेकिन बड़े भाई। कौन सा बड़ा भाई? जलियम, गू चांगहुआई ने पूछा। हाँ, दाओ में सभी भाई बिग ब्रदर को इसी उपाधि से पुकारते हैं। डाकू साधक ने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा, बिग ब्रदर ने हमें निर्देश दिया था कि जब वह गाड़ी आ जाए तो सभी को स्टेशन में छिप जाना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देना चाहिए, वरना। डाकू साधक ने निगलते हुए कहा, अन्यथा यदि कोई ऐसी चीज देख लेता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए, तो उसकी आत्मा ले ली जाएगी और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आत्मा ले ली जाएगी और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। गुअन और गुक्वान स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्तियां दिखाई दी। केवल मो हुआ ही विचार कर रहा था। इसके बाद गू चांगहुआई ने कुछ और प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने गुअन को निर्देश दिया कि वह डाकू साधक को वापस स्टेशन ले जाए और उसे बंद करके रखें। गू चांगहुआई ने एक क्षण विचार किया और संक्षेप में कहा, सबसे पहले, साक्ष्य निर्णायक नहीं है, इसलिए कई चीजें निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन हम पहले धारणाएं बना सकते हैं।
यह मानते हुए कि उस महिला की बोगी वास्तव में यहाँ रुकी थी, इससे पता चलता है कि स्टेशन के अंदर या आसपास उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना था। और इस अस्तबल में एक और गाड़ी है। गुकवान ने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी अभी अपने भाई के साथ गाड़ी के ट्रैक की जांच की है और कुछ सूक्ष्म निशान पाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई गाड़ी चलाकर यहाँ आया होगा, फूलों वाली गाड़ी से उतरा होगा, स्टेशन वाली गाड़ी में चढ़ा होगा और कहीं और चला गया होगा। फिर सबकी निगाहें स्टेशन पर मौजूद एकमात्र डिब्बे पर टिक गईं। ये गाड़ी बाहर से साधारण, बिना सजावट वाली, अस्पष्ट, शहर की सड़कों पर हर जगह दिखने वाली सस्ती गाड़ियों की तरह दिखती थी। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि गाड़ी में प्रयुक्त सामग्री काफी असाधारण थी। यद्यपि ये दिखावटी नहीं था, फिर भी यह असामान्य रूप से मजबूत था। इसके अलावा गाड़ी बंद थी, दरवाजा भी बंद था। बाहर से कोई यह नहीं जान सकता था कि अंदर क्या स्थिति है। गाड़ी के चारों ओर कई बार चक्कर लगाने के बाद भी कुछ न पाकर गु चांगहुआई ने आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और गाड़ी के बंद दरवाजे को बलपूर्वक तोड़ने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली ने गाड़ी को छुआ, दरवाजे पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। गाड़ी कांपने लगी, लगभग आत्मा विनाश की स्थिति में। सौभाग्य से गु चांगहुआई को कुछ अनुभव था। रोशनी देखते ही उसने अपना हाथ हटा लिया, जिससे गाड़ी खुद को नष्ट होने से बचा ली। यह एक आत्मा विनाश संरचना है, गु चांगहुआई ने धीरे से कहा। गुअन और गुक्वान के भाव गंभीर थे और फिर बिना किसी पूर्व सहमति के वे दोनों महुआ की ओर देखने लगे। चांगहुई ने भी महुआ पर नजर डाली। उनमें से महुआ फॉर्मेशन में सर्वश्रेष्ठ था। यद्यपि गु चांगहुआई एक स्वर्ण कोर साधक था, लेकिन वह महुआ की तरह संरचनाओं में कुशल नहीं था। महुआ तुरंत सीधा हो गया। मुझे एक नजर देखने दो। उसने दरवाजे के फ्रेम को छुआ। उसकी पीठ गु चांगहुआई की ओर थी, उसकी आंखें गहरी थीं और उसने गाड़ी के अंदर संरचना पैटर्न को बढ़ाने और निकालने के लिए ट्रिकी गणना का उपयोग किया। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने महसूस किया कि महुआ के शरीर की आभा बदल गई थी, कुछ गहरी और भयानक हो गई थी, लेकिन वह धीरे धीरे इसका आदी हो रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। एक क्षण बाद महुआ ने निष्कर्ष निकाला, गाड़ी पर एक डोर लॉक एरे है और एक आत्मा विनाश एरे है। यह एक संयुक्त संरचना है। संरचना पैटर्न और आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह की गणना के बाद उन्होंने गाड़ी के दरवाजे के दाहिने निचले कोने में कुछ नक्काशीदार लकड़ी के पैटर्न के बीच कुंजी छेद पाया। ये छेद लकड़ी के पैटर्न के साथ विलीन हो गया, जिससे इसका पता लगाना कठिन हो गया। महुआ ने अनुमान लगाया, हुआ रुयु के हाथ में चाबी होनी चाहिए। केवल चाबी से ही इस गाड़ी का दरवाजा खोला जा सकता है। इसके बिना जबरदस्ती दरवाजा खोलने से संरचना गड़बड़ा जाएगी और गाड़ी खुद ही नष्ट हो जाएगी। गुअन की अभिव्यक्ति थोड़ी भारी थी, तो हमें हुआरुयु से चाबी प्राप्त करने का कोई तरीका सोचने की जरूरत है। जरूरत नहीं, महुआ ने शांति से उत्तर दिया। एक साधक फॉर्मेशन लॉक खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करता है। एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए फॉर्मेशन लॉक के सिद्धांत को जानने के बाद चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। महुआ का स्वर सहज था, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट गर्व था। गुअन और गुक्वान प्रसन्न हुए, सिर हिलाकर प्रशंसा की। सचमुच युवा मास्टर मो। लेकिन गु चांगहुआई को अभी भी कुछ चिंताएं थीं। इस फॉर्मेशन का ग्रेड कम नहीं लगता, क्या ये ठीक है? अभी अभी उसे प्रति झटके के बल से जटिलता का एहसास हुआ। ये सभी द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं हैं, कोई समस्या नहीं है, महुआ ने कहा। गु चांगहुआई ने सोचा, दूसरी कक्षा की संरचनाओं में भी प्राथमिक, मध्यवर्ती और उच्च स्तर होते हैं। उच्च स्तर पर भी 17, 18 और 19 पैटर्न की सीमाएं होती हैं। क्या आप नींव निर्माण के मध्य चरण में नहीं हैं? कोई बात नहीं, महुआ मुस्कुराया, मैंने चाओगैंग का थोड़ा सा हिस्सा किया है। महुआ का आत्मविश्वास देखकर गु चांगहुआई ने आगे कोई सवाल न करने का फैसला किया। ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक के रूप में सैकड़ों प्रवर्तन नेताओं के साथ गु चांगहुआई को पता था कि पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। गठन संबंधी मामलों को सबसे अधिक पेशेवर महुआ को सौंपा गया। वह चुपचाप किनारे से देखता रहा। महुआ ने कुछ देर तक गाड़ी को घूरा, फिर हाथ बढ़ाया, बीच में रुका, फिर समझदारी से ब्रश और स्याही निकालकर दरवाजे पर कुछ बनाया। जैसे ही उसने चित्र बनाया, गु चांगहुआई को अपने माथे में एक झटका महसूस हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि महुआ संभवतः फॉर्मेशन का अर्थ समझ रहा था। वह इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाया, लेकिन कम से कम वह गठन पैटर्न की गणना तो कर सकता था।
18 पैटर्न। वह 18 पैटर्न संरचना की व्याख्या कर रहा था। एक फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज कल्टीवेटर 18 पैटर्न संरचना को समझ रहा है। यहां तक कि गु चांगहुआई जैसा व्यक्ति, जो मो हुआ के अविश्वसनीय कारनामों का आदी था, थोड़ा अशांत महसूस कर रहा था। 18 पैटर्न। गु चांगहुई ने एक तेज सांस ली। यहां तक कि फाउंडेशन स्थापना शिखर स्तर पर कुछ पुराने निर्माण मास्टर्स, जिनकी दिव्य भावना थोड़ी कमजोर है, 18 पैटर्न के निर्माण को अंकित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसे समझने की तो बात ही छोड़ दें। ये निश्चित रूप से चाओ ग्यांग से कहीं अधिक था। गु चांगहुई को भावनाओं की लहर महसूस हुई। इस बीच मो हुआ ने फॉर्मेशन को समझने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। उन्होंने गुणात के लिए संरचना पैटर्न अंकित किए, फिर उन्हें सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। स्वर्णिम प्रकाश की एक चमक के साथ पैटर्न एक दूसरे को निरस्त कर दिए। इस प्रकार मो हुआ द्वारा द्वितीय श्रेणी के डोर लॉक एरे को नष्ट कर दिया गया। फिर मो हुआ ने दरवाजे पर एक घेरा बनाया और गु चांगहुआई की ओर मुड़ते हुए कहा, अंकल गु, अपनी मुट्ठी से यहां मारो। गु चांगहुआई ने फिर से ध्यान दिया और सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा और एक हल्का मुक्का मारकर दरवाजे में छेद कर दिया, लेकिन गाड़ी बिना नष्ट हुए सुरक्षित रही। मो हुआ ने छेद में से अपना हाथ डाला, अंदर कुछ ढूंढा और एक क्लिक की आवाज के साथ गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी के अंदर अंधेरा और धुंधलापन था। दरवाजा खुला होने से प्रकाश की एक किरण अंदर आ गई। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मो हुआ ने देखा कि वह जगह खाली थी। एक भी व्यक्ति नहीं था, केवल कुछ कुशन थे। उसके ब्रश की नोक पर रूज की एक लंबे समय से संग्रहित कुछ हद तक बासी गंध बनी हुई थी। मो हुआ ने सावधानी से अंदर कदम रखा, गेंदों को खंगाला और 2 रूमाल, एक सुगंधित पाउच, कुछ धूप बत्ती के टुकड़े, जैसे कि पाउच से निकले फूलों के पराग, और कुछ पाउडर के निशान पाए। इस गाड़ी में कई औरतें बैठी थीं। मो हुआ चुपचाप विचार कर रहा था। इसके अलावा सुगंधों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से महिलाओं के एक ही समूह से नहीं था। ये हुआ रुयू, जो बाहरी तौर पर 100 फ्लावर वैली में प्रशिक्षक है, संभवतः गुप्त रूप से कुछ संदिग्ध लेन देन में सम्मिलित है। मो हुआ ने गु चांगहुई पर नजर डाली। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसकी निगाहें तेज थीं, जाहिर है कि उसे भी इसका एहसास था। तथापि गु चांगहुई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह महिला हुआरुयू बहुत सतर्क थी, गाड़ी में बहुत कम निशान छोड़ती थी। यहाँ सुराग टूट गया। ये गाड़ी कहाँ थी और वास्तव में इसमें क्या परिवहन किया जाता था, यह उन्हें अभी भी पता नहीं था। मो हुआ ने भी भौहें चढ़ाईं। वह कुछ देर तक गाड़ी का निरीक्षण करता रहा। अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने पर रुक गया, नीचे बैठ गया और एक एक करके गाड़ी के फर्श पर दस्तक देने लगा। जब उन्होंने गाड़ी के आगे वाले हिस्से के पास एक विशेष बोर्ड पर थपथपाया तो अंदर से एक खोखली आवाज गूंजी। मो हुआ ने लकड़ी का बोर्ड उठाया और उसके अंदर एक शेष संरचना को देखा। उन्होंने संरचना पैटर्न की जांच की, उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ये देखकर गु चांगहुआई खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, यह क्या है? हुआ ने कहा, ये गाड़ी का आंतरिक चालक गठन है। ये देखकर कि गु चांगहुआई को पूरी तरह समझ नहीं आया, मो हुआ ने समझाया, इस गाड़ी में एक ढांचा तो है, लेकिन लगाम नहीं है, जो मुझे पहले अजीब लगता था। अब जब मैं इसकी संरचना देख रहा हूं, तो समझ आ रहा है। ये गाड़ी देखने में एक गाड़ी जैसी लगती है, लेकिन असल में यह घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये वाहन खींचने के लिए घोड़ों पर निर्भर नहीं है। इसके बजाय ये यांत्रिक तकनीकों का उपयोग करता है, जिसमें वाहन को आगे बढ़ाने के लिए अंदर एक मिश्रित संरचना को शामिल किया जाता है। और इस लकड़ी के बोर्ड के नीचे छिपी संरचना वास्तव में इस गाड़ी में यांत्रिक चालक समग्र संरचना का अंतर्निहित सेट है। गु चांगहुआई ने एक क्षण के लिए सोचा, उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या इसका मतलब है? हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। एक बार जब संयुक्त संरचना सक्रिय हो जाती है और आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है, तो ये स्वचालित रूप से गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तंत्र को चलाएगी। इसके अलावा इस मिश्रित संरचना में एक युआन मैग्नेटिक सदन संरचना भी अंतर्निहित है। इस दक्षिणी संरचना का उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। गाड़ी युआन मैग्नेटिक सदन फॉर्मेशन के नेविगेशन का अनुसरण करेगी और हमें अपने गंतव्य तक ले जाएगी। मो हुआ ने तार्किक और स्पष्ट रूप से कहा। गु चांगहुआई और उसके 2 साथियों के भाव थोड़े बदल गए और फिर वे अपने दिलों में आश्चर्यचकित हो गए। यही संरचनाएं हैं जो विश्व की असंख्य घटनाओं को अपने में समेटे हुए हैं। फॉर्मेशन मास्टर्स भी यही करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान और क्षमताओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए फॉर्मेशन का उपयोग करते हैं।
तो क्या अब ये गाड़ी चल सकती है? गु चांगहुआई ने थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मो हुआ ने कहा, यह एक नई मिश्रित संरचना प्रणाली है। मुझे इसका थोड़ा अध्ययन करने में कुछ समय लगेगा। ठीक है। गु चांगहुई ने सिर हिलाया। उसके बाद उन तीनों ने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल चुप रहे ताकि मो हुआ को परेशानी न हो। दूसरी ओर मो हुआ ने इस मिश्रित संरचना के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया, जो युआन मैग्नेटिक सदन संरचना और यांत्रिक ड्राइविंग संरचनाओं को एकीकृत करती है। मो हुआ युआन मैग्नेटिक सदन फॉर्मेशन से लगभग परिचित नहीं था, लेकिन इससे पहले वह वास्तव में यांत्रिक ड्राइविंग संरचनाओं के संपर्क में नहीं आए थे। हालांकि उन्होंने प्रथम श्रेणी के 12 पैटर्न माइनर हिडन स्पिरिट सेट की अंतिम तकनीक सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन का अध्ययन किया था। सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन में फॉर्मेशन अनुक्रम आध्यात्मिक धागे में हेरफेर शामिल है और यही आंतरिक तकनीकों के साथ समानता रखता है। दक्षिण यू शहर में महुआ ने गरीब खनन साधकों के लिए श्रम बचत, खनिज परिवहन करने वाले, लकड़ी के बैल और बहते घोड़े बनाने के लिए सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन का उपयोग किया था। इसलिए उन्होंने गठन के मूल सिद्धांतों को समझ लिया। समय सीमित था और उसे इसमें पूरी तरह महारत हासिल करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी संरचना को फिर से सक्रिय करने की जरूरत थी। उसकी आंखों के सामने जो संरचना थी वह धुंधली और बेजान थी, स्पष्टतः अव्यवस्थित थी। मो हुआ ने ध्यान से सोचा। लगभग 1 घंटे में उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगी। ये यांत्रिक संयुक्त संरचना गाड़ी के दरवाजे की तरह एक साझा कुंजी से खोली जाती है। लेकिन दरवाजे पर बनी संरचना को मो हुआ ने सुलझा लिया था और ताला तोड़ दिया गया था। इस प्रकार इस यांत्रिक संयुक्त संरचना का नियंत्रण प्रवेश भी प्रभावी रूप से नष्ट हो गया था। प्रवेश द्वार के चले जाने के कारण संरचना को स्वाभाविक रूप से नहीं खोला जा सका, संरचना की आंख को सक्रिय नहीं किया जा सका तथा यांत्रिक चालक संरचना विफल हो गई, जिससे गाड़ी स्थिर हो गई। उस स्थिति में फॉर्मेशन पिवट की संरचना को बदलना होगा, मूल प्रवेश द्वार को अलग करना होगा, खुले बंद फॉर्मेशन पैटर्न को बाहरी रूप से जोड़ना होगा और फॉर्मेशन नेत्र के रूप में कार्य करने के लिए स्पिरिट गैदरिंग एरे की स्थापना करनी होगी तथा मौजूदा यांत्रिक फॉर्मेशन को शक्ति प्रदान करने के लिए इसे समग्र फॉर्मेशन में एम्बेड करना होगा। मो हुआ ने खुद से कुछ बुदबुदाया, ऐसे शब्द बोले जिन्हें गु चांगहुआई और अन्य लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सके। फिर मो हुआ ने कलम और स्याही निकाली और अपने विचारों के अनुसार चरण दर चरण संरचना का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। गु चांगहुआई और उसके साथी गौर से देख रहे थे, फिर भी उन्हें पता नहीं था कि वे वास्तव में क्या देख रहे थे। लगभग 30 मिनट बाद मो हुआ ने अंततः संरचना का चित्रांकन पूरा कर लिया और एक बार फिर इसकी जांच करने के बाद वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये लगभग सही होना चाहिए। मो हुआ ने स्पिरिट स्टोन्स निकालने के लिए अपने स्टोरेज बैग में हाथ डाला। उन्हें बाहर निकालने के आधे रास्ते में उसने चुपचाप अपने स्पिरिट स्टोन्स को फिर से जेब में रख लिया और गु चांगहुआई की ओर हाथ बढ़ाया। अंकल गु, हमें स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। ये व्यवसाय था और उपयोग किए गए स्पिरिट स्टोन्स की उचित रूप से प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। गु चांगहुआई कंजूस नहीं था और उसने एक स्टोरेज बैग निकाला और उसे सीधे मो हुआ की ओर फेंक दिया। मो हुआ ने स्टोरेज बैग लिया, आत्मा पत्थरों को निकाला और उन्हें कुचल दिया, उन्हें आत्मा एकत्रीकरण सरणी पर रख दिया ताकि वह आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सके, यांत्रिक गठन को सशक्त बनाने के लिए गठन आंख के रूप में कार्य कर सके। आत्मा संग्रह समूह ने आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया तथा नीली चमक के साथ चमकने लगा। मो हुआ ने अपने विचारों को एकाग्र किया तथा अपने द्वारा निर्मित इंटरफेस के माध्यम से संरचना को सक्रिय किया। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा आत्मा एकत्रीकरण व्यू से गाड़ी में निर्मित यांत्रिक संयुक्त संरचना में प्रवाहित हुई। तभी गाड़ी कांप उठी और लड़खड़ाते हुए अपने आप चलने लगी। उनमें से कुछ ने जल्दी से गाड़ी पकड़ ली। गु चांगहुई ने भी हिलते हुए मो हुआ को स्थिर करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही गाड़ी कांपने लगी, वह घूम गई। युआन मैग्नेटिक सदन फॉर्मेशन प्रकाशित हुआ, जिससे एक दिशा निर्धारित हुई। फिर गाड़ी मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा निर्देशित होकर उस दिशा में अपने आप आगे बढ़ गई। पर्यवेक्षक, क्या हमें? गुअन ने चिंतित होकर पूछा। गु चांगहुआई ने एक क्षण सोचा और कहा, हम बस गाड़ी में बैठेंगे और देखेंगे कि यह कहाँ रुकती है। हाँ, गुएन और गु क्वान ने सिर हिलाया। गाड़ी चुपचाप आगे बढ़ती हुई चरमराती हुई आगे बढ़ रही थी। मो हुआ ने एक तकिया उठाया और ईमानदारी से बैठ गया।
वह ये भी देखना चाहता था कि युआन मैग्नेटिक सदनर फॉर्मेशन अंततः किस ओर इशारा करता है और यह गाड़ी उसे कहाँ ले जाएगी। ये सबसे अच्छा होगा यदि यह सीधे दुष्ट भगवान की मान तक ले जा सके। यदि वह गाड़ी से उतरकर एक वेदी देख ले तो वह उत्तम होगा। बेशक ये सिर्फ एक विचार था। वह जानता था कि ऐसा सौभाग्य नहीं होगा। मो हुआ ने फिर से कुछ स्पिरिट स्टोन निकाले, उन्हें कुचल दिया और स्पिरिट गैदरिंग एरे को पुनः चार्ज किया। ये स्पिरिट स्टोन पर्याप्त होने चाहिए, लेकिन स्टोरेज बैग में अभी भी काफी स्पिरिट स्टोन बचे हुए थे। मो हुआ शुरू में अंकल गू को स्टोरेज बैग वापस करना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार में अंकल गू के धन और स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा दी गई किसी चीज को वापस करना अपमानजनक माना जा सकता था, जो ताओवादी न्यायालय के इस अधिकारी के प्रति अपमानजनक था। मो हुआ ने चुपचाप सिर हिलाया और स्पिरिट स्टोन्स को अपने कब्जों में डाल लिया। इसे उनकी कड़ी मेहनत का शुल्क माना गया। औपचारिक मूल्यांकन के बिना भी एक अर्ध द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय एरे मास्टर के रूप में उनके लिए मदद करना और मुआवजे के रूप में कुछ स्पिरिट स्टोन प्राप्त करना काफी उचित था। मो हुआ को राहत महसूस हुई। यांत्रिक संरचना में हलचल मच गई और गाड़ी पूरी तरह से अपने आप ही चरमराहट के साथ आगे बढ़ने लगी। गाड़ी के अंदर सब कुछ बंद था और चारों ओर भारी माहौल था। डॉट एंड की 0.2% रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स फेस सीरम नियासिनमाइड के साथ होला कॉस्मेटिक्स नेपी क्रीम शिशुओं के लिए। गाड़ी में बैठकर एक अनजान जगह की ओर जाते हुए मो हुआ थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अपने बगल में गू चांगहुआई के बारे में सोचकर उसे अधिक सहजता महसूस हुई। ये द्वितीय श्रेणी का क्षेत्र था और गाड़ी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बहुत दूर जाएंगे, इसलिए अंकल गू से चिपके रहना ही उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगा। मो हुआ ने अपना मन हल्का किया, फिर मुड़कर देखा और थोड़ा ऊब महसूस किया, इसलिए उसने अपना ध्यान गाड़ी के अंदर यांत्रिक समग्र संरचना की ओर पुनः केंद्रित किया। ये पहली बार था जब उन्होंने वास्तविक यांत्रिक संरचना देखी। यह अपनी अनूठी संरचना के साथ एक और विशेष संरचना प्रणाली थी। गाड़ी के अंदर की यांत्रिक संरचना 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों के साथ साथ सोल पिवट अल्टीमेट संरचना के साथ कुछ सामान्य आधार साझा करती प्रतीत हुई, जिसे उसने पहले देखा था। फिर भी सावधानीपूर्वक निष्कर्ष निकालने पर कई विसंगतियां भी प्रतीत हुईं। भविष्य में मुझे यांत्रिक संरचनाओं का अध्ययन करने का अवसर भी मिलना चाहिए। यदि वह यांत्रिक संरचनाओं को सीख सके और उन्हें सोल पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन के साथ एकीकृत कर सके तथा दोनों में समन्वय स्थापित कर सके, तो वह एक कठपुतली सेना बनाने में सक्षम हो सकता है। मो हुआ कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। इस प्रकार जैसा कि मो हुआ ने सोचा, जबकि यांत्रिक संरचना प्रवाहित हो रही थी, गाड़ी अपनी यात्रा जारी रखती थी। किसी को नहीं पता था कि गाड़ी अचानक रुकने से पहले ये सब कितनी देर तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। उनके चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। गुअन ने गू चांगहुआई को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें बाहर निकलना चाहिए? गू चांगहुई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। देखो और इंतजार करो। वे सभी गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। थोड़ी देर बाद पानी की आवाज और नाव के शामियाने की टकराने की आवाज के बीच ऐसा लगा कि कुछ किनारे पर आ रहा है। उसी समय एक स्पष्ट पुरुष की आवाज सुनाई दी, अभी तो 15 तारीख भी नहीं हुई है, फिर भी तुम लोगों को क्यों लाए हो? गाड़ी के अंदर गू चांगहुआई और उसके साथी चुप रहे। माहौल कुछ क्षण के लिए तनावपूर्ण हो गया। बाहर खड़ा आदमी हैरान होकर बोला, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? गुस्सा हो? क्या तुम पहले नहीं बोले थे? इससे पहले कि वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा बदल गया और उससे एक अकथनीय दुष्ट ख्यूई निकली, जो बर्फीले खून और क्रूर द्वेष से लथपथ प्रतीत हुई। इस आभा को महसूस करते हुए मो हुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आभा, क्या यह आदमी हो सकता है? जल यम, अंकल गू। मो हुआ के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने गू चांगहुआई की तरफ देखा, उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी और उसने धीमी आवाज में कहा, ये शुई यानलुओ हो सकता है। अगर हम उसे पकड़ नहीं सकते तो उसे मार डालो। गू चांगहुआई की निगाहें थोड़ी कांप उठी और उन्होंने सिर हिला दिया। गुअन और गू क्वान ने भी अपनी तलवारों की मूठ पर हाथ रख लिए। आध्यात्मिक शक्ति गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही थी और तलवारें प्रहार करने के लिए तैयार थीं। गाड़ी के बाहर खड़ा आदमी चुप हो गया, लेकिन माहौल और भी अधिक दमनकारी हो गया। उनके आगे बढ़ने से ठीक पहले मो हुआ को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, अपना चेहरा ढक लो।
गु चांगहुआई थोड़ा हैरान हो गया। ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने ताओवादी कानून के अनुसार काम किया, लोगों को खुलेआम और ईमानदारी से पकड़ते या मारते थे, उन्हें शायद ही कभी अपना भेष बदलने की जरूरत पड़ती थी। अगर हम उसे पकड़ नहीं सकते तो हमें अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए, मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा। यद्यपि वह ताइक्सु गेट का एक युवा शिष्य था और उसने कई पाप साधकों को पकड़ लिया था या मार डाला था, फिर भी वह शुई अनलुओ जैसे कुख्यात पाप साधक द्वारा निशाना नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा अंकल गू की पहचान फिलहाल उजागर करने लायक नहीं थी। हुआ रुयू इस शुई यानलुओ के साथ गठबंधन में लग रहा था। अंकल गू भी हुआ रुयू के लिए विवाह प्रस्ताव के लिए उपयुक्त थे। यदि शुई यानलुओ ने गू चांगहुआई का चेहरा देखा और ताओवादी न्यायालय के पर्यवेक्षक के रूप में उनकी पहचान के बारे में जाना, तो यह निश्चित रूप से उन्हें सतर्क कर देगा। हुआ रुयू को यह भी एहसास होगा कि उसकी पहचान और ठिकाना उजागर हो चुका है और अंकल गू का उससे डेटिंग करने का कोई और मकसद है। और फिलहाल उसके अपराधों का कोई ठोस सबूत नहीं है। एक बार जब वह सतर्क हो गई और उसने अपने निशान छिपा लिए, तो उसके आगे की जांच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेशक इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था। मो हुआ ने मन ही मन आह भरी। अंकल गू ने उसकी बहुत मदद की थी और ऐसा लग रहा था कि उसका नाम पहले से ही दुष्ट देवता की सूची में था। यदि वह अधिक शांत स्वभाव का न होता तो कौन जानता कि कितने लोग उसे मारना चाहते। गू चांगहुआई ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने काले कपड़े निकाले और अपने चेहरे ढक लिए। जैसे ही मो हुआ ने अपना चेहरा ढक लिया, उसने गू चांगहुआई को चिल्लाते हुए सुना, सावधान रहो, और फिर अचानक हत्या का इरादा पैदा हो गया। एक गहरे नीले रंग का पानी का कोड़ा किसी विषैले सांप की तरह गाड़ी की छत को चीरता हुआ उसकी ओर झपटा। मो हुआ का दिल बैठ गया और वह तुरंत इससे बचने के लिए किनारे हट गया। गू चांगहुआई मो हुआ के सामने खड़ा हुआ, एक लंबी तलवार खींची और पानी के कोड़े के बल का प्रतिकार करने के लिए तलवार क्यूई के कई किस्में इकट्ठा की। हवा और पानी की आध्यात्मिक शक्तियां आपस में गुंथ गईं, ताकत बढ़ गई और पूरी गाड़ी में विस्फोट हो गया। मो हुआ और उसके साथियों के पास गाड़ी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के बाद विलुप्त हो गया। गू चांगहुआई के पीछे छिपकर मो हुआ ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। एक उजाड़ जगह देखी, जंगली घास से भरी हुई, पैरों के नीचे की मिट्टी नम थी और कुछ ही दूरी पर एक तेज नदी बह रही थी, जिसके किनारे पर एक जर्जर नौक खड़ी थी और घाट के पास एक छोटी नाव खड़ी थी। छोटी नाव किनारे पर आ गई थी। एक आदमी किनारे पर खड़ा था। वह आदमी जवान दिख रहा था, उसकी त्वचा गोरी थी, चेहरे पर सुंदरता थी, लेकिन उसकी निगाहें जुनूनी थीं, जिनमें ठंडी द्वेष की झलक थी। उस आदमी का दाहिना हाथ जंजीर से बंधा हुआ था। कोड़े के 9 भाग थे जो लोहे की जंजीरों से जुड़े थे, जो आक्रमण के लिए हथियार तथा दुश्मन को रोकने के लिए बेड़ियों के रूप में दिखाई देते थे। लेकिन मो हुआ को यह यातना का एक उपकरण लग रहा था। यू परिवार के जल गांव में मछली पालकों को जंजीरों से बांधकर बुरी तरह मरते हुए देखने की छवि मो हुआ के दिमाग में फिर से उभर आई और उसका दिल थोड़ा बैठ गया। 10 में से 8 या 9 बार यह आदमी जल यम था, जिसने अग्नि बुद्ध की जगह दुष्ट देवता का प्रमुख अनुचर बन गया था। लेकिन मो हुआ अभी भी आश्चर्यचकित था। इस जल यम का स्वरूप उसकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न था। केवल अपनी शक्ल से ही वह एक युवा श्वेत चेहरे वाले व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं लगता था, जो पानी के किनारे रहता था, मछली पकड़कर जीविका चलाता था और पानी में इतना समय बिताता था कि उसकी त्वचा एक बड़ी श्वेत मछली की तरह पीली थी। यदि उससे निकलने वाली ठंडी बुरी क्यों ही ना होती, मानो खून में भीगी हुई हो, तो मो हुआ ने उसे कभी भी जल यम के साथ नहीं जोड़ा होता। वाटर यम की नज़र मो हुआ और बाकियों पर पड़ी, खासकर सबसे आगे खड़े गू चांगहुआई पर। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी और उसकी आंखों में आशंका की एक झलक झलक रही थी। लेकिन चूंकि सभी ने नकाब पहना हुआ था और साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वाटेयम उस समय उनकी पहचान निर्धारित नहीं कर सका। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। तुम कौन हो? इस गाड़ी पर क्यों हो? गू चांगहुआई की निगाहें सख्त थीं और वह कुछ नहीं बोले। ऐसे घटिया लोगों से बात करना निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। ये देखकर कि गू चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया, जल यम कुछ अधीर दिखे, उनकी आंखों में हत्या का इरादा मजबूत होता जा रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ने के बारे में सोचा, मो हुआ ने एक पल के लिए सोचा और गू चांगहुआई के पीछे से बाहर निकल आया और कर्कश आवाज में बोला, यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। तुम कौन हो? अचानक तुमने हम पर हमला करके हमारी गाड़ी क्यों नष्ट कर दी?
मो हुआ ने पहले ही उस पर आरोप लगा दिया। जल यम ने व्यंग्य किया, तुम्हारी गाड़ी, ये गाड़ी स्पष्ट रूप से मियाओ की है। मियाओए। मो हुआ ने उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसने एक और नया नाम सुना था। जल यम को भी एहसास हुआ कि उसने गलत बोला है और ये दो शब्द कहने के तुरंत बाद रुक गया। उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। यह मेरी गाड़ी है और आपने इसे चुराया है और मुझसे इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि यह आपकी गाड़ी है? क्या आपने इस पर अपना नाम खुदवाया है? क्या आप इसे आवाज देकर देख सकते हैं कि यह जवाब देती है या नहीं? मो हुआ ने अनुचित तर्क दिया। मो हुआ के खिलाफ बहस जीतने में असमर्थ वाटर यम की आंखें हत्या के इरादे से काली पड़ गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तेज जीभ वाले बदमाश, सावधान रहना, मैं तुम्हारी जिंदा खाल खींच लूंगा। मो हुआ ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए गू चांगहुआई के करीब आकर कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो यहां आओ। वाटर यम की अभिव्यक्ति उदासीन थी। मो हुआ के उकसावे से अप्रभावित उसने एक विचारशील नजर दिखाई। मो हुआ और उसके साथी नकाबपोश थे और अपनी आभा को दबा रहे थे। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था और वह उनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। और इन लोगों का गाड़ी के साथ नौक पर होना वास्तव में अजीब था। क्या इस तरफ उनकी योजना उजागर हो गई या फिर मियाओ की तरफ से कोई समस्या थी? इसके अलावा गाड़ी को भारी संख्या में सुरक्षा बलों द्वारा सुदृढ़ किया गया था तथा उचित चाबियों के बिना इसे खोला नहीं जा सकता था।